अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि इस टॉपिक के स्टार्ट में हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा। फोटोसिंथेसिस इसलिए पढ़ा क्योंकि इसमें जो प्लांट्स हैं वो फूड बनाते हैं और उसमें वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ फूड। और एनिमल्स जो हैं प्लांट्स से अपनी फूड हासिल करते हैं, यही ग्लूकोज जो है वो अब उनकी बॉडीज़ के अंदर चली जाती है। लेकिन चाहे प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, अगर उनकी बॉडी के अंदर फूड प्रेजेंट है लेकिन ये जो फूड है ये ऑक्सीडाइज नहीं होती, यानी उसके अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनकी ब्रेक डाउन नहीं होती, तो उनकी बॉडीज़ को एनर्जी नहीं मिल सकती। और दूसरी बात ये कि ये जो चैप्टर है इसके स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम स्टडी करेंगे एनर्जी रिलेशनशिप्स को और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को, कि किस तरह से एनर्जी चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरी में। तो आप देख रहे हैं कि लाइट जो है उसकी एनर्जी चेंज हो गई है इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज की फॉर्म में वो स्टोर हो गई है पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। अब जो लाइट की एनर्जी थी वो एक तरह की काइनेटिक एनर्जी थी जो कन्वर्ट हो गई है ग्लूकोज की पोटेंशियल एनर्जी में। और अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये रिलीज़ होगी और इसको फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करेंगे बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और यही प्रोसेस जो है इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज एक्चुअली द ब्रेक डाउन ऑफ फूड और द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द फूड। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि जिस वक्त हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं जिसमें नेचुरल गैस आ जाती है या कोयला आ जाता है, कोई भी फ्यूल हो, तो जिस वक्त वो जलता है तो उसके अंदर उसके साथ ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होती है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी किस तरह प्रोड्यूस होती है कि लाइट और हीट के फॉर्म में। जब भी जलती है कोई भी चीज़ तो उससे एक तो उसका शोला निकलता है, वो जो शोला है वो लाइट है, उसकी लाइट के फॉर्म में हो गया, और जो हीट है वो तो आपको पता है उससे हीट भी साथ साथ रिलीज़ होती है। तो ये दोनों जो हैं दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब हो गया कि फ्यूल की जो ब्रेक डाउन है ऑक्सीजन के साथ मिलकर, उसकी वजह से लाइट और हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं या एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखें तो उनके अंदर ये जो फ्यूल है कोयले और नेचुरल गैस की जगह उनके अंदर जो फ्यूल है वो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो बिल्कुल इसी तरह से प्रेजेंट हैं जिस तरह से फ्यूल के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। आपको पता होगा कि जो ये नेचुरल गैस है उसका फार्मूला है CH4। तो CH4 में भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और ग्लूकोज के अंदर भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। जब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं तो अब जो इनके अंदर एनर्जी स्टोर हुई हुई है वो चेंज हो जाती है इनटू ATP। और ये सब जो प्रोसेसेस हैं ये कहाँ पे होते हैं? ये सेल के अंदर होते हैं, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसीलिए इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये सेल के लेवल के ऊपर हो रही होती है और सेल के अंदर भी ऑर्गेनल लेवल के ऊपर। अब हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन है इसकी दो मेन टाइप्स हैं। किस बेस पर कि आया उसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही हो तो उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ना यूज़ हो रही हो तो फिर उसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसके बहुत सारे नुकसानात हैं अगर इसको हम कंपेयर करें एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ। बहरहाल पहले हम देख लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। आपकी बुक में क्या दिया हुआ है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो फिर क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्लूकोज है उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है, मतलब उसके सब के सब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो टूट जाते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ होती है। अब ये जो प्रोसेस है इसकी दो फेजेस हैं, ये दो स्टेप्स हैं। जो फर्स्ट फेज़ है ये सिमिलर है एरोबिक में भी और एनएरोबिक में भी, लेकिन फिर भी इसका यहाँ पे जिक्र किया गया है कि फर्स्ट स्टेज क्या है। उसमें जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है विच इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड, it breaks down into 2 molecules of pyruvic acid which are 3 कार्बन। तो
तो फर्स्ट फेज में ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है इट चेंजेस इनटू पायरुविक एसिड विच इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड। और सेकेंड फेज में अब क्या होगा कि ये जो पायरुविक एसिड के 2 जो मॉलिक्यूल्स बने हैं ये बारी बारी जो है क्या होगा, ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और चेंज हो जाएंगे इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये पूरी जो इसकी समरी है वो एक तरह से इस इक्वेशन में दिखाई गई है। ग्लूकोज जो है ये कंबाइन हुई है ऑक्सीजन के साथ, इसके 6 मॉलिक्यूल्स हैं, 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड का बने, 6 जो हैं वो वाटर के और प्लस एनर्जी रिलीज हो गई। तो एरोबिक में आपने देखा कि ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। एनारोबिक में जो है वो एनर्जी बहुत कम रिलीज होगी और ये उस वक्त होती है कि जिस वक्त ऑक्सीजन या तो अवेलेबल नहीं होती या फिर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बने ही ऐसे हुए हैं कि वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज ही नहीं करते, चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट भी हो। इसका दूसरा नाम जो है वो है फर्मेंटेशन। और इसका पहले मैंने आपको बताया कि नुकसान क्या है कि इसमें एनर्जी जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस होती है। अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ये स्टेप जो है ये एरोबिक में भी था। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इसकी हो जाती है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। सेकेंड फेज इसकी डिफरेंट होगी कि सेकेंड फेज में जो पायरुविक एसिड है इट विल नॉट बी कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इंस्टेड इट विल प्रोड्यूस इधर इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। तो जब ये दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो इन दोनों की शक्ल में बहुत सारे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो अनब्रोकन रह जाते हैं। और जब वो उनकी ब्रेक डाउन नहीं होती इसका मतलब है कि एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज नहीं होती। ये तो सबसे बड़ा इसका ये ड्रॉबैक है, लेकिन इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं, वो आगे आप देखेंगे। तो यहाँ पे अब डिटेल में बताया गया है। पहले है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये इसकी 2 टाइप्स हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन की। किस बेस पर? इनका प्रोडक्ट कौन सा बनता है। अगर इथाइल अल्कोहल बनती है तो उसे हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और अगर लैक्टिक एसिड बनती है तो फिर है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो तो चूँकि जिसमें ग्लूकोज चेंज हो रही होती है पायरुविक एसिड में, वो चूँकि दोनों में सेम है इसलिए वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया। और सेकेंड फेज में पायरुविक एसिड जो है ये चेंज होती है इनटू इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वाटर इसमें नहीं बन रहा, जबकि जो एरोबिक रिस्पायरेशन है उसमें वाटर भी प्रोड्यूस होता है। अब इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या है? C2H5OH। दूसरी है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है ये आमतौर पे ह्यूमंस के अंदर पाई जाती है या दूसरे इससे मिलते जुलते एनिमल्स में। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जो मसल्स हैं या बाकी जितने मैमल्स वगैरह हैं उनके मसल्स जो हैं उनमें ऑक्सीजन स्टोर हुई हुई होती है। एक कंपाउंड होता है मायोग्लोबिन, उसके साथ कंबाइन करके और मसल्स जो हैं वो हमारे ऑक्सीजन स्टोर कर लेते हैं कि अगर किसी वक्त मसल्स को एनर्जी चाहिए हो तो उनके अंदर ग्लूकोज भी प्रेजेंट होती है, उस ग्लूकोज को वो इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके तो एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। नॉर्मली हम जितनी एक्सरसाइज करते हैं या जितनी भी हमारी एक्टिविटी होती है उस हिसाब से हमारे मसल्स जो हैं वो ऑक्सीजन स्टोर करते हैं। अगर हम किसी वक्त अचानक बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं या बहुत ज़्यादा हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो चूँकि मसल्स उसके आदी नहीं होते, उन्हें आदत नहीं होती इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करने की, इसलिए जो उनमें से पहले से प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो तो ख़त्म हो जाती है। और फिर मसल्स क्या करते हैं कि उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो एनारोबिकली रिस्पायर करें, यानी विदाउट ऑक्सीजन। और जिस वक्त वो विदाउट ऑक्सीजन रिस्पायर करते हैं तो उनमें जो पायरुविक एसिड है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड जो है वो मसल में इकट्ठी हो जाती है और जिसकी वजह से हमारे जो मसल्स हैं उनमें शदीद किस्म का पेन होता है। और यही वजह होती है कि जब हम बहुत दिनों के बाद कभी वॉक करें या एक्सरसाइज करें तो हमारे जो पट्टे हैं वो दुखते हैं। लैक्टिक एसिड का फार्मूला यहाँ पे दिया गया है C2H6O3, ये भी आपने याद कर लेना है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन। सबसे पहली बात तो ये कि जिस वक्त दुनिया के ऊपर ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी की इब्तिदा हुई तो उस वक्त हमारी जो एटमॉस्फेयर है उस वक्त ये प्रेजेंट नहीं थी, यानी हमारी हवा जो आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी क्योंकि प्लांट्स नहीं थे। और प्लांट्स जो हैं वो जब ना हो
तो ज़ाहिर है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती और पानी भी नहीं था। तो इस तरह की कंडीशंस में जो ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या करते थे कि वो एनारोबिकली रिस्पायर करते थे। और पहली बात तो ये कि जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे वो बहुत सिंपल फॉर्म के थे, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। तो इनमें एनारोबिक रेस्पायरेशन ही होती है मोस्टली। तो इन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है एनारोब्स। ह्यूमंस जो हैं वो अब भी इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अपने स्केलेटल मसल्स में वो एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं। किस वक्त? जिस वक्त बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो, तो जो ऑक्सीजन उनके अंदर स्टोर हुई हुई है वो ख़त्म हो जाती है और उनके डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर सकती, तो उस वक्त जो है वो एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट जो हैं फर्मेंटेशन जो है, इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस को यूज़ करते हैं बहुत सारी फ़ायदेमंद चीज़ें बनाने के लिए, जिसमें चीज़ है, योगर्ट है, ब्रूइंग है, बेकिंग प्रोडक्ट्स हैं, बेकरी की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसी प्रोसेस के थ्रू बनती हैं। क्योंकि इसमें आपने देखा होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सोया सॉस जो है वो भी इससे बनती है, और जिस फंगस से बनती है उसे कहते हैं हम एस्परगिलस। तो यहाँ पे आपकी जो इसकी टाइप्स हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन की वो तो कंप्लीट हो गई। कल हम इंशाल्लाह देखेंगे एरोबिक रेस्पायरेशन और उसका सारा प्रोसेस, सारी जो प्रोसीजर है वो हम देखेंगे डिटेल में इंशाल्लाह। और साथ साथ हम देखेंगे कि कितनी ATPs जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि हमने आज देखा कि जो एरोबिक रेस्पायरेशन है इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है।